नमस्कार साथियों, निदान क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं नागेश गहलोत आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। सभी अधिगम सामान्यतः कुल मिलाकर सफल होते हैं जब रिक्त स्थान दिया है और किया जाता है। तो संसाधन संपन्न होते हैं, आपका पहला ऑप्शन है संसाधन संपन्न। दूसरा है शिक्षार्थियों द्वारा स्वनिर्देशित। तीसरा है प्रौद्योगिकी का नेतृत्व और चौथा है शिक्षक का नेतृत्व। तो ऐसा कौन सा अधिगम सफल होता है? अधिगम मतलब सिखाना सार्थक होता है, जिसमें क्या किया जा सकता है? क्या संसाधन संपन्न होते हैं, या फिर शिक्षार्थियों द्वारा स्वनिर्देशित होते हैं, या फिर प्रौद्योगिकी का नेतृत्व होता है, या फिर शिक्षक का नेतृत्व होता है? तो ऐसे देखिएगा साथियों, यदि शिक्षार्थी जो होते हैं, हमारे शिक्षार्थी जो होते हैं, वो स्वयं उस कक्षा को निर्देशित करते हैं या फिर स्वतंत्र तरीके से सीखते हैं, वो शिक्षण जो होता है, अधिगम का शिक्षण यानी अधिगम जो सीखना होता है, वो सार्थक होता है। तो यहाँ पर शिक्षार्थियों द्वारा स्वनिर्देशित कक्षा जो होती है वो सार्थक मानी जा सकती है। तो कौन सा अधिगम सफल होता है? तो शिक्षार्थियों द्वारा जो स्वनियंत्रित होता है, स्वनिर्देशित होता है, जिसमें बच्चे स्वतंत्र रूप से सीखते हैं, वो अधिगम अच्छा माना जाता है। जबकि शिक्षक का नेतृत्व होगा वो भी अच्छा माना जाएगा, परंतु इससे अच्छा जो होगा वो क्या होगा? शिक्षार्थियों द्वारा स्वनिर्देशित। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा प्रबंधन की तकनीक है जहां नकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित करने वाले एक छात्र शेष कक्षा से अलग हो जाता है? तो ऐसी कौन सी प्रबंधन की तकनीक है जहां पर जो निगेटिव बिहेवियर करता है कोई सा भी छात्र, उसे कक्षा से अलग कर दिया जाता है या फिर वो कक्षा से अलग हो जाता है? तो वो होगा टाइम आउट तकनीक। टाइम आउट की टेक्निक यानी समय समाप्ति की तकनीक के अंतर्गत ये एक ऐसी तकनीक है जो नकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है वो अलग हो जाता है। जो छात्र नकारात्मक प्रदर्शन करता है वो अलग हो जाता है। ऐसी कौन सी तकनीक है? तो समय समाप्त तकनीक। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण के अभिव्यक्ति विधि के बारे में सत्य नहीं है? हमें देखना है कि अभिव्यक्ति विधि के बारे में कौन सा सत्य नहीं है। तो देखिएगा, अवधारणाओं का प्रदर्शन प्रयोगों क्रियाकलापों पर केंद्रित होता है। अगला है, इसका उपयोग बहुसांस्कृतिक कक्षा के लिए किया जा सकता है। अगला है, शिक्षार्थियों को सम्मिलित होने के लिए एक अवसर मिलता है, या फिर इस विधि द्वारा सभी विषयों को कवर किया जा सकता है। तो देखिएगा साथियों, अभिव्यक्ति विधि के अंतर्गत सभी विषयों को कवर करने पे जोर नहीं दिया जाता है, तो ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। जबकि अवधारणाओं का प्रदर्शन प्रयोगों क्रियाकलापों पर केंद्रित होता है, बिल्कुल सही होता है। इसका उपयोग बहुसांस्कृतिक कक्षा के लिए किया जाता है। तो अभिव्यक्ति विधि जो होती है, इसका उपयोग जो बहुसांस्कृतिक विभिन्न विभिन्न संस्कृतियों से आने वाले बच्चे होते हैं उनकी कक्षाओं में भी किया जा सकता है। और अगला है, शिक्षार्थियों को सम्मिलित होने का एक अवसर मिलता है। तो जो अभिव्यक्ति विधि है इसमें शिक्षार्थियों को भी अपने इंक्लूडिव होने का अवसर मिलता है, यानी इंक्लूसिव यानी समावेशित होने का उनको अवसर मिलता है। परंतु विषयों को कवर करवाने का इस पर जोर नहीं दिया जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इस विधि द्वारा सभी विषयों को कवर किया जाता है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत होता है। मतलब अभिव्यक्ति विधि में ये नहीं होता है। अगला है, एक 20 साल की लड़की की मानसिक आयु 12 साल है, उसकी बुद्धि लब्धि निकालिए। तो इसमें क्या होता है? मानसिक आयु का सबसे पहले तो हम बात करते हैं मानसिक आयु होती क्या है। तो मानसिक आयु वो होती है मतलब एक तो होती है क्रोनोलॉजिकल एज और एक होती है मेंटल एज। तो सर्वप्रथम टर्मन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया, आईक्यू का सूत्र। आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि बोलते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन बोलते हैं हम इसको। तो आईक्यू का सूत्र सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? आईक्यू का सूत्र सर्वप्रथम टर्मन महोदय के द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो मानसिक आयु क्या होती है और वास्तविक आयु क्या होती है? तो एक लड़की की वास्तविक आयु तो 20 साल है, परंतु उसकी मानसिक आयु क्या होती है? 12 साल। तो देखिएगा साथियों, सबसे पहले लिखा जाता है इस सूत्र के अनुसार MA/CA, MA/CA और MA/CA और अपॉन 100, मतलब गुणा किया जाता है उसकी मेंटल एज का, उसकी क्रोनोलॉजिकल एज से गुणा मतलब बटा भाग दिया जाता है और फिर उसका गुणा किया जाता है। तो देखिएगा साथियों, MA का तो मतलब हो गया मेंटल एज यानी उसकी मानसिक उम्र, और CA का मतलब हो गया कि उसकी क्रोनोलॉजिकल एज यानी वास्तविक आयु। तो लड़की की वास्तविक आयु तो 20 है और मेंटल एज कितनी है? 12 है। तो उसका हम 100 से गुणा करेंगे। तो वास्तविक आयु तो देखिए, सबसे पहले मेंटल एज आती है, तो मेंटल एज 12 वर्ष है उसकी और वास्तविक आयु 20 वर्ष है।
तो उसको हम 100 से गुणा करते हैं, तो भाग देते हैं 12 का 20 से और 100 से गुणा करते हैं, तो उसकी बुद्धि लब्धि निकल कर आ जाती है। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पर 20 साल तो उसकी वास्तविक आयु है और 12 साल उसकी मानसिक आयु है, तो उसकी बुद्धि लब्धि 60 हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले तो जो उसकी मानसिक आयु होती है उससे उसकी वास्तविक आयु को भाग देते हैं और फिर उसके बाद गुणा किया जाता है 100 में, तो इस प्रकार उसकी बुद्धि लब्धि निकल कर आ जाती है। तो यहाँ पर जिस लड़की की वास्तविक आयु मतलब उसकी जो उम्र है वो 20 साल है, परंतु मानसिक आयु कितनी है उसकी 12 साल, तो उसका IQ जो होगा वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि हम इसके 20 का 12 का 20 में भाग करते हैं, उसके बाद फिर गुणा किया जाता है 100 से। अगला प्रश्न, और ये सर्वप्रथम ये टर्मन महोदय द्वारा विकसित किया गया था IQ की अवधारणा। अगला है बुद्धि परीक्षणों के जनक हैं फ्रांसिस गाल्टन कहे जाएंगे, जेम्स केटेल कहे जाएंगे, अल्फ्रेड बिने हैं या फिर कार्ल पियर्सन। तो देखिएगा साथियों, फ्रांसिस गाल्टन ने भी बुद्धि परीक्षण का नहीं दिया है, ये बुद्धि परीक्षण से संबंधित नहीं है, ये व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित है। जबकि अल्फ्रेड बिने जो है इन्होंने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण प्रस्तुत किया। कब किया, तो 1904 में सबसे प्रथम इनके द्वारा जो फ्रांस में है अल्फ्रेड बीने के द्वारा एक बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया, जिसे बीने बुद्धि परीक्षण के नाम से जाना जाता है। तो सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का काम किसने किया है, अल्फ्रेड बीने के द्वारा किया गया, और ये बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कहे जाते हैं। इस कारण हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड बीने। अगला प्रश्न है, GDD एक विकास संबंधी अक्षमता है। कौन सी अक्षमता है GDD, यानी ग्लोबल डेवलपमेंट डिले। इसका नाम फुल फॉर्म क्या होता है, GDD का ग्लोबल डेवलपमेंट डिले एक विकास संबंधी अक्षमता है जो किसमें देखने को मिलती है, 5 वर्ष से छोटे बच्चों में, 12 से 14 वर्ष की आयु में, या फिर 5 वर्ष से अधिक के बच्चों में, या फिर 18 वर्ष की उम्र में। तो देखिएगा साथियों, 5 वर्ष से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें GDD नामक एक विकार पाया जाता है, एक विकास संबंधी समस्या है ये, जिसका ग्लोबल डेवलपमेंट डिले, फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल डेवलपमेंट डिले। तो देखिएगा साथियों, GDD एक विकास संबंधी अक्षमता है जो किस समय पाया जाता है, 5 वर्ष से जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो विकास संबंधी समस्या उनके से अक्षमता संबंधी जो विकास संबंधी अक्षमता है उससे ग्रसित होते हैं 5 वर्ष से छोटे बच्चे। तो GDD का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल डेवलपमेंट डिले। अगला प्रश्न है, यदि बच्चे की कालानुक्रमिक आयु और मानसिक आयु को 15 है, मतलब उसकी, हमने अभी सूत्र बताया था ना, अभी सूत्र जाना था MA/CA, और उसका गुणा किससे किया जाता है, 100 से। तो देखिएगा साथियों, MA मतलब मेंटल एज उसकी, MA उसकी मेंटल एज और CA उसकी क्रोनोलॉजिकल एज यानी उसकी वास्तविक आयु, और उससे किसका गुणा किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है उसको। तो देखिएगा साथियों, उसकी मानसिक आयु को कितनी है, तो मानसिक आयु भी 15 बता रहा है और वास्तविक आयु भी 15 बता रहा है। तो 15-15 उसकी क्या हो गई, मानसिक और वास्तविक आयु, उसके किसका गुणा करेंगे हम, 100 से। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो अगर समान होती है, उसकी मानसिक आयु भी समान होगी और वास्तविक आयु भी समान होगी, तो वो सामान्य बुद्धि लब्धि वाला बालक होता है। यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु और शारीरिक आयु यानी तैथिक आयु दोनों बराबर निकलती है, क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज दोनों बराबर निकलती है, तो वो व्यक्ति कौन सी बुद्धि का होगा, तो वो नॉर्मल इंटेलिजेंस यानी सामान्य बुद्धि का बच्चा होगा। तो उसकी कालानुक्रमिक भी आयु 15 है और मानसिक आयु भी 15 है, तो उसके अंतर्गत कौन सा आएगा, सामान्य बुद्धि का बालक होगा। और टर्मन महोदय के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय विकसित किया गया। अगला है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास रिक्त स्थान अवस्था पर शुरू होता है। देखिएगा, जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है जीन पियाजे महोदय के द्वारा। और जीन पियाजे एक संज्ञानवादी थे, जबकि देखिए इसमें व्यवहारवाद भी होता है, संज्ञानवाद भी होता है, गेस्टाल्टवाद भी होता है, परंतु जीन पियाजे तो थे, वो क्या थे, संज्ञानवादी थे। तो इन्होंने इनके द्वारा जो प्रस्तावित सिद्धांत है वो कौन सा है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो देखिएगा साथियों, अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो एज होती है वो होती है सेंसरी मोटर डेवलपमेंट यानी संवेदी पेशी अवस्था। तो ये अवस्था की जो एज कही जाती है वो 0 से 2 वर्ष तक, यानी जो जन्म से 2 वर्ष तक का बच्चा जो होगा वो संवेदी पेशी अवस्था के अंतर्गत रहेगा। अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो इसकी अवस्था होती है
2 से 7 वर्ष तक, ये पियाजे के अनुसार है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार। अगली है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो आयु रहती है वो 7 से 12 वर्ष तक बच्चा इसमें रहता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगली है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसकी अवस्था कितनी होती है, 12 से 18 हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से विभाजन किया है, किसने किया है, ये विभाजन जीन पियाजे के द्वारा किया गया है। तो आपके प्रश्न में पूछा क्या गया है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास रिक्त स्थान अवस्था पर शुरू होता है। कौन सी अवस्था पर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पर, या फिर संवेदी पेशी अवस्था पर। तो देखिएगा साथियों, संज्ञानात्मक विकास जो शुरू होता है वो शुरू से ही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तब से लगाकर जब वो परिपक्व नहीं हो जाता तब तक बहुत सारे उसमें संज्ञानात्मक विकास होते रहते हैं। तो संवेदी पेशी अवस्था यानी 0 से 2 वर्ष का जो अवस्था होती है उससे ही उसका संज्ञानात्मक विकास शुरू हो जाता है, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तक चलता रहता है। तो ये किसके अनुसार है, जीन पियाजे के अनुसार। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था नहीं, सॉरी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था तक चलता रहता है, क्योंकि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था लास्ट की अवस्था होती है। तो संवेदीय पेशी अवस्था से शुरू होकर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था तक चलता रहता है। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि संज्ञानात्मक विकास किस अवस्था से शुरू होता है, तो वो संवेदी पेशी अवस्था से, संवेदी पेशी अवस्था से संवेदी पेशी अवस्था से शुरू हो जाता है। देखिए साथियों, कॉल आ गया था। अगला प्रश्न है जीन पियाजे, अगला प्रश्न देखते हैं हम। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बीच कैसे बच्चे कैसे होते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे कैसे होते हैं, आत्मकेंद्रित होते हैं, नम्य होते हैं, जटिल होते हैं, या फिर सामाजिक होते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार देखना है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे कैसे होते हैं, आत्मकेंद्रित होते हैं, इगोसेंट्रिक होते हैं यानी नम्य होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जटिल होते हैं, या फिर सामाजिक होते हैं। तो जो जीन पियाजे हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है, और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे कैसे होते हैं। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे की दूसरी प्रमुख अवस्था मानी गई है, और जो दूसरी प्रमुख अवस्था के अंतर्गत बच्चे जो होते हैं वो कैसे ईगोसेंट्रिक होते हैं यानी आत्मकेंद्रित बच्चे होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किसी व्यक्ति की मानसिक और कालानुक्रमिक आयु कौन सी अवधारणा को ध्यान में रखती है। किसी व्यक्ति की मानसिक और कालानुक्रमिक आयु कौन सी अवधारणा को ध्यान में रखती है। तो संज्ञानात्मक भागफल होगा, बुद्धिलब्धि होगा, बौद्धिक भागफल होगा, या फिर कार्यात्मक भागफल होगा। तो देखिएगा यहाँ पर मानसिक और कालानुक्रमिक आयु मतलब क्या हो गया, एमए और सीए दोनों की बात की गई, एमए और सीए दोनों की बात की गई, यानी मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज दोनों की बात की गई है। तो उसकी मानसिक और कालानुक्रमिक आयु की अवधारणा उसका क्या होगा, उसकी बुद्धिलब्धि होगी। यदि उसकी मानसिक आयु से क्रोनोलॉजिकल एज जो होती है उसकी सीए, एमए बटा सीए, और उसका 100 से गुणा कर देंगे तो उसकी बुद्धिलब्धि निकल कर आ जाएगी। तो ये यहाँ पर हमारा सही क्या हो जाएगा, बुद्धिलब्धि के समप्रत्यय किससे विकसित किया जा सकता है, तो उसका एमए बटा सी ए, और उसका क्या हो जाएगा 100 गुणित 100 से हम गुणा कर देंगे। तो देखिएगा साथियों, अगला प्रश्न, किसी विशेष जाति या धार्मिक समूह के सदस्यों के प्रति प्रतिकूल रवैये को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। पक्षपात का, नस्लवाद का, दुश्मनी का, या फिर कट्टरता का। तो देखिएगा साथियों, अगर हम बात करें पक्षपात के लिए जाति या धर्म विशेष को महत्व नहीं देता है। पक्षपात जो होता है वो किसी भी व्यक्ति के साथ किया जा सकता है। नस्लवाद के अंतर्गत हम देखते हैं कि गोरे या काले का भेदभाव उसमें सम्मिलित होता है, उसमें धर्म मायने नहीं रखता। दुश्मनी में भी कोई जाति या धर्म मायने नहीं रखती, जबकि कट्टरता जो शब्द है ये जाति और धर्म से संबंधित होता है। किसी विशेष जाति या धार्मिक समूह के प्रति सदस्यों के प्रति प्रतिकूल रवैया यानी अनुकूल रवैया नहीं है, प्रतिकूल रवैया है, तो वो क्या कहलाता है, कट्टरता कहलाता है, यानी पक्षपात हो जाएगा वो। अगला प्रश्न है, जटिल गणितीय समस्याओं को पूरा करने की किस प्रकार की स्मृति सम्मिलित हो सकती है। क्या प्रतिभा संबंधी स्मृति, आइकॉनिक मेमोरी, या फिर प्रतिध्वनि चलन स्मृति, वर्किंग मेमोरी, या फिर संवेदी स्मृति। तो देखिएगा साथियों, चलन स्मृति इसमें सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि चलन स्मृति में ही जटिल समस्याओं को पूरा करने में हमारी जो गणितीय संप्रक्रियाएं हैं वो सम्मिलित होती है। तो वो किसमें, चलन स्मृति यानी जो वर्किंग मेमोरी होती है उसमें सम्मिलित होती है। अगला प्रश्न है 13वां कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण में बच्चों को संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है। तो कौन से चरण में होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में या फिर पोस्ट औपचारिक अवस्था में या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो देखिएगा साथियों, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के कौन से चरण में संरक्षण बच्चे किस में करने लग जाते हैं? तो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है उससे संबंधित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पियाजे से की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे संरक्षण का सिद्धांत अपने अंदर विकसित करने लग जाते हैं। और जीववाद तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। अभी हमने पढ़ा था, पहले वाले क्वेश्चन में जाना था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होती है, जबकि संरक्षणवाद की विशेषता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत विकसित करता है बच्चा। थार्नडाइक के तत्परता के नियम को किस नाम से भी जाना जाता है? तो थार्नडाइक के देखिएगा साथियों, 3 मुख्य नियम हैं जिनको अन्य नामों से भी जाना जाता है, यानी उनके उपनाम भी हैं। तो 3 मुख्य नियम कौन कौन से? पहले तो मैं बता दूं उनका, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये 3 मुख्य नियम हैं और 5 गौण नियम है। तो देखिएगा साथियों, मुख्य नियम में सबसे पहले पूछा गया आपसे, तत्परता के नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो तत्परता के नियम को कार्य प्रवृत्ति का नियम भी कहा जा सकता है। तत्परता के नियम को कार्य प्रवृत्ति का नियम भी हम कह सकते हैं। जबकि अभ्यास के नियम को उपयोग व अनुपयोग का नियम भी कहा जा सकता है। और प्रभाव के नियम को इसको हम संतोष या असंतोष का नियम भी कह सकते हैं। अगला यानी लास्ट प्रश्न है आज का, कि असामान्यता को परिभाषित करते समय निम्नलिखित में से नाखुशी शामिल होती है। इनमें से किसमें नाखुशी शामिल होती है? तो नाखुशी स्वयं के लिए घातक होती है, स्वयं या अन्य के लिए, या फिर विचलन होता है, या फिर विकार होता है, या फिर पीड़ा होती है। तो नाखुशी में क्या होती है? पीड़ा होती है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा कि पीड़ा, नाखुशी। इसमें आपसे प्रश्न पूछा क्या गया कि नाखुशी किस में शामिल होती है? तो पीड़ा में नाखुशी शामिल होती है। तो डिसीज यानी पीड़ा। तो ये थे आज के 15 प्रश्न जो हमने हल किए हैं। बाकी बचे 15 प्रश्नों को हम कल वीडियो के माध्यम से हल करेंगे। अगर आपको ये कक्षा अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को शेयर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।